बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी को। जनरल साइकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। उसमें जितने भी हमारे पास डिस्कशन के लिए टॉपिक्स आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ताकि आप लोगों की जो बेस है वो बन सके जनरल साइकोलॉजी की। जनरल साइकोलॉजी में हमारे पास आ जाती है उसकी साइकोलॉजी की हिस्ट्री, साइकोलॉजी की डेफिनेशन। साइकोलॉजी में जो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं वो आ जाएंगी। आपके पास जितने भी उसके बेसिक टॉपिक्स हैं, इमोशन, परसेप्शन, थिंकिंग, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उनमें जितनी थेरीज पाई जाती हैं उनको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी साइकोलॉजी को और उसकी हिस्ट्री को। साइकोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन हमने सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सिंपल सी आप डेफिनेशन इसकी दें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड प्लस बिहेवियर। बिहेवियर और माइंड का जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। उसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें कर रहे होते हैं, एक तो बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, दूसरा हम माइंड को स्टडी कर रहे होते हैं। Psychology is a scientific study of mind, behavior, and mental processes. It encompasses a wide range of topic. इसमें बहुत सारे दूसरे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक भी आते हैं, लेकिन ब्रीफली अगर आपने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना है तो ये डेफिनेशन आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग परसेप्शन, कॉग्निशन, इमोशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड मेंटल डिसऑर्डर। इन सब को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में। इनमें जितनी थेरीज़ हैं, इनमें जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय वेरियस रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन सब को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर जितने भी आपके पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, उन सब को जो है वो साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं। किसकी मदद से? बहुत सारे रिसर्च मेथड्स वो यूज़ करते हैं। वेरी नंबर ऑफ रिसर्च मेथड्स पाए जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर। उनमें से कुछ को यूज़ करके, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके वो एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन की नेचर क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर क्यों है और इसके पीछे रीज़न क्या है। ये सब जो आपके पास ह्यूमन की जो फंक्शनिंग होती है, एक्सपीरियंस, बिहेवियर की, इनके पीछे जो रीज़न पाया जाता है वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम पास्ट में देखते हैं तो साइकोलॉजी के बारे में कहा जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ सोल है, सोल की स्टडी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती थी। फिर जो है फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है साइकोलॉजी इवॉल्व होकर आपके पास एट द एंड आया कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड और बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी का नाम है। साइकोलॉजी की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो साइकोलॉजी में जो हिस्ट्री है इसकी सबसे पहले वो ट्रेस हुई थी आपके पास एशियन सिविलाइजेशन में। जब हमारे पास बोलिसीना, इब्न गज़ाली, जितने भी फ़िलासफ़र हैं इन्होंने भी साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे बात की है और यहाँ से भी कुछ जो है वो ट्रेसमेंट मिलती है साइकोलॉजी की कि इन लोगों ने भी इस पे बात की थी, जिसको फर्दर आगे डिफ़ाइन किया गया या फर्दर आगे इसके ऊपर एक्सप्लोर किया गया। इन्होंने लैंडमार्क्स छोड़े थे साइकोलॉजी के जिनको आगे लेकर चला गया और फिर इनके ऊपर आगे मज़ीद रिसर्चेस हुई और फिर हमारे पास साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास आई थी। बहुत सारे जो फ़िलासफ़र हैं, सोशल स्कॉलर्स हैं, इन सब ने माइंड और बिहेवियर को स्टडी किया था। However, modern psychology as a formal scientific discipline emerged in late 19th century. इन सब ने डिस्कस किया था, लैंडमार्क्स छोड़े थे, लेकिन हमारे पास जो एक कह सकते हैं ना आपके एक प्रोमिनेंट जो फिगर उभर कर आया था साइकोलॉजी का, वो आया था लेट 19th सेंचुरी के अंदर, जब साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो उभर कर सामने आई थी हमारे सामने। और यहाँ पे हम अब फर्दर इसकी टाइमलाइंस को डिस्कस करेंगे कि किस सेंचुरी के अंदर कौन सा साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा फेमस है और उसने कौन सा काम किया है। ये सब आगे फर्दर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी की।
तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको कि साइकोलॉजी की जो लैंडमार्क्स हैं वो पहले फ़िलासफ़र्स और जो स्कॉलर्स थे उनके दरमियान मिले थे, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो मेनली 19th सेंचुरी में उभर कर सामने आई थी। तो सबसे पहले जो इसका फादर ऑफ साइकोलॉजी है दैट इज़ विलियम वुड। विलियम वुड हमारे पास क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसने जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया था, और इसने सबसे पहली जो साइकोलॉजी की लेबॉरेटरी है 1979 में लिपिक्स यूनिवर्सिटी जो है ना उसमें जर्मनी में इस्टेब्लिश की थी, सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबॉरेटरी, और वहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे, इसलिए इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इसका जो जिक्र है साइकोलॉजी का ये हमें पहले भी मिलता है। He focused on studying the structure and of conscious experience through introspection. अब यहाँ पे इसने मेथड जो यूज़ किया था स्टडी के लिए वो किया था जी इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आपने इन चीज़ों को नोट डाउन करना है। सबसे पहले आया था विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सबसे पहली लेबॉरेटरी साइकोलॉजी की जो है वो इस्टेब्लिश की थी। दूसरे नंबर पे इसने मेथड जो यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ किया था। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ करके इसने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को, यानी कि ये जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का जो फॉरवर्ड था, स्कूल ऑफ थॉट्स अगर हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे पास स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था कॉन्शियस एक्सपीरियंस के, और यूज़ किया गया था मैथड इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा जो नाम हमारे सामने आता है लेट 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी में एडवर्ड टिचनर भी यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म का फॉरवर्ड था, और इसने डेवलप की थी स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, में जो इसने नाम दिया था स्कूल ऑफ थॉट को वो एडवर्ड टिचनर ने दिया था। स्टडी तो इसने भी वही चीज़ की थी, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चरलिज्म का नेम दिया गया था प्रॉपरली वो किसने दिया था, एडवर्ड टिचनर ने दिया था। उसके बाद फंक्शनिज़म आ जाती है इसी में अर्ली 20th सेंचुरी में, जो कि जिसको जो है वो डेवलप करने वाला विलियम जेम्स था। एम्फसाइज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड पर्पस ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया कि वो स्ट्रक्चर जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उन स्ट्रक्चर को स्टडी किया था स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने। फिर फंक्शनलिज्म वाले आए थे जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम जो है विलियम जेम्स का है। उसने स्टडी किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो माइंड है, ये जो बिहेवियर है हमारा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शन किस तरह से करता है और ये इसका पर्पस क्या है, ये सब चीज़ें इसने स्टडी की थी फंक्शनलिज्म के अंदर। इनको इन डिटेल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रीफली एक टच दे रही हूँ कि किस सेंचुरी में क्या हुआ और किसने क्या किया और किस सेंचुरी के अंदर कौन सा प्रोमिनेंट फिगर पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी की बात करें हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बिहेवियरिज्म हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट फंक्शनलिज्म से आगे, जिसको लीड कर रहा था हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जे.बी. वाटसन के और बी.एफ. स्किनर के। आपने एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा और हो सकता है कि आपने उनको स्टडी भी किया हो। जे.बी. वाटसन और बी.एफ. स्किनर के जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ही फेमस है बिहेवियरिज्म के अंदर। इंशाल्लाह इनको भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस के अंदर। रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड फोकस स्लोली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को रिजेक्ट किया था। इन्होंने कहा था कि मेंटल प्रोसेसेस को क्योंकि हम मॉनिटर तो नहीं कर सकते, हम उनको ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे उसको एक नॉर्मल पर्सन के अंदर एक मेंटल प्रोसेस को। तो इन्होंने कहा था कि आप फोकस करें उस चीज़ के ऊपर, उस बिहेवियर के ऊपर जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि इंसान कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था, इसलिए इनको कहते हैं जी बिहेवियरिज्म। दे बिलीव दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्स्ड थ्रू कंडीशनिंग। ये इंशाल्लाह इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर होता है इंसान का वो शेप होता है दो चीज़ों से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिला उसको, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, या तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो वो नेगेटिव होगा। अगर तो पॉजिटिव एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो भी पॉजिटिव होगा फर्दर।
तो अगर नेगेटिव एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसको मिल रहा है तो उसका जो बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव होगा। दोनों तरीक़ों से हो सकता है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर डिपेंड करता है इंसान का बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर की जो शेप होती है। एंड रीइंफोर्स थ्रू कंडीशनिंग, यहाँ पे जो BF स्किनर था इसने ये थ्योरी दी थी कंडीशनिंग की, रीइंफोर्स्ड यानी जब भी आप किसी इंसान को रीइंफोर्स्ड करते हैं तो आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रीइंफोर्समेंट। तो ये बिहेवियरिज्म था। और बिहेवियरिज्म में जो दो नाम आते हैं हमारे पास सामने, वो एक आता है JB वॉटसन का और दूसरा हमारे पास आ जाता है BF स्किनर का। नेक्स्ट हमारे पास लेट 19th टू मिड इसी में 20th सेंचुरीज़ के अंदर जो पहला था बिहेवियरिज्म आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें चीज़ आती है वो आ जाती है हमारे पास साइकोएनालिसिस की। साइकोएनालिसिस एक स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म और फंक्शनलिज्म की तरह। इसका जो आपके पास डेवलपर है दैट इज़ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आपने सुना होगा और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट पर्सनालिटी भी है, और साइकोएनालिसिस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिगमंड फ्रॉइड ने इसको डेवलप किया था साइकोएनालिसिस को, विच एम्फसाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस की, सबका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। यहाँ स्ट्रक्चरिज्म एंड फंक्शनिज्म की बात करें तो उसने माइंड और बिहेवियर को स्टडी किया। फिर बिहेवियरिज्म वाले आए तो उन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी किया। अब यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो इसने कहा कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे कॉन्शियस स्टेट में नहीं होते और वो हमारी अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, और उनका भी रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। उसको इन्होंने स्टडी किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे इसने एम्फसाइज किया था द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअलिटी ऑन बिहेवियर। उसके बाद चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बाद इसने सेक्सुअलिटी की बात की थी, और अगर आप इसकी लाइफ हिस्ट्री अगर सिगमंड फ्रॉइड की जाकर पढ़े ना तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि इसने ये बात क्यों की थी, क्योंकि इसकी अपनी जो चाइल्डहुड था इसका अपना ये सारा इसी चीज़ पे बेस कर रहा था, सेक्सुअलिटी और ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा था। और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस यानी कि वो प्रोसेसेस जो चाइल्डहुड में होकर गुजर चुके हैं और फिर भी उन हमारी लाइफ के अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो वर्क किया था और इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया था सिगमंड फ्रॉइड ने। फ्रॉइड वर्क ऑन द अनकॉन्शियस माइंड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फील्ड। यहाँ से एक नई जो है ना वो साइकोलॉजी को एक नया रुख मिला था, एक नई जो है वो उसको कह सकते हैं एक नया रास्ता मिला था साइकोलॉजिस्ट को कि हम इस रास्ते पे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉइड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है और बहुत ही मतलब इसने एक अलग सी बात की थी प्रीवियस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो मिड 20th सेंचुरी में हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमनिस्टिक वाले। ह्यूमनिस्टिक वाले क्या कहते थे? ह्यूमनिस्टिक वाले कहते थे कि ह्यूमन जो होता है वो बाय नेचर बाय बर्थ जो होता है वो ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। और इसमें यहाँ हमारे पास जो पहली पर्सनालिटी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आती थी है कार्ल रॉजर्स आ जाती है, एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की भी आपने थेरी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी नीड थेरी है कि इंसान अपनी ज़रूरतों की वजह से अपनी ड्राइव्स की वजह से जो है वो बिहेवियर शो करता है। एम्फसाइज द इनहेरिटेड गुडनेस एंड पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ इन इंडिविजुअल। यही चीज़ कि इंसान जो बाय बर्थ है ना वो गुड होता है, ठीक है, और उसको बैड बनाने वाले क्या होते हैं? उसको बैड बनाने वाले सोशल इन्वायरमेंट होता है, हमारा सोशल फैक्टर्स होते हैं और हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले लोग होते हैं। ये कहना था ह्यूमनिस्टिक वालों का, जिसमें दो पर्सनैलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। It focused on subjective experience, self-actualization and the importance of humanistic value. इन्होंने जिस चीज़ पे फोकस किया था सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया था, यानी इंसान के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने कहा इंसान इम्पोर्टेंट है और इंसान बुरा नहीं होता। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस किया था, यानी इंसान की जो नीड्स होती हैं उसको डिराइव करती हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइज जब हो जाता है तो फिर आगे उसको वो किस स्टेज पे जाता है इंशाल्लाह जब हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी को डिस्कस करेंगे इनकी तो फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को डिस्कस किया था, और ये सब कहाँ पे हुआ था? मिड 20th सेंचुरी में। मिड 20th सेंचुरी में हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट उभर कर आता है दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और इसमें जो दो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मेनली रोल प्ले करते हैं दैट आर कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1950s टू ऑनवर्ड। 1950s टू ऑनवर्ड हमारे पास आ जाते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यहाँ पे आपके पास जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो जीन पियाजे है, ठीक है, और इसमें जो मेन आपके पास साइकोलॉजिस्ट है, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कॉग्निशन का, कि इंसान के जो कॉग्निशंस होते हैं वो भी उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ब्रॉट अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम बिहेवियर टू मेंटल प्रोसेसेस। इसने जो पहले सब लोग स्टडी कर रहे थे जी बिहेवियर को, ठीक है, तो इसने क्या किया कि बिहेवियर से मेंटल प्रोसेसेस की तरफ चला गया कि मैं मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता हूँ कि मेंटल प्रोसेसेस का अफेक्ट क्या होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। साइकोलॉजिस्ट लाइक जीन पियाजे एंड एल्रिक एक्सप्लोर कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब कुछ इन्होंने जो है ना इसमें एक्सप्लोर किया था अपनी थेरीज़ के अंदर भी। इसने जीन पियाजे की जो थेरी है उसमें भी इसने जिक्र किया इन सब चीज़ों का, अटेंशन का, मेमोरी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड परसेप्शन। ये सब चीज़ें जो है ना कॉग्निशन से रिलेटेड होती हैं। कॉग्निटिव जो रेवोल्यूशन है ये आया था हमारे पास 1950 से ऑनवर्ड, और इसमें जो मेजर फिगर है दैट इज़ जीन पियाजे। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडर्न इन्फ्लुएंस दिस शिफ्ट। अब यहाँ पे इनको किसने इंस्पायर किया? इनको इंस्पायर किया जब कंप्यूटर बना, ठीक है, कंप्यूटर डेवलप हुआ और उसकी जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने इन साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस किया कि हम कंप्यूटर को अगर देखते हैं तो कंप्यूटर को देखें और हमारा ब्रेन जो होता है वो थोड़ा कंपैटिबल होता है। और जिस तरह से मतलब उन्होंने इस चीज़ को कंपेयर करके और यहाँ से वो इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये स्टडी स्टार्ट की थी कॉग्निशन के ऊपर, और एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे, उसको कहते हैं जी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो कि 1950s में आई थी। नेक्स्ट हमारे पास लेट 20th सेंचुरी की बात करते हैं हम टू प्रेजेंट, और आज तक जितनी भी इसमें साइकोलॉजिस्ट में जिद्दत पजीरी आई है, दैट इज साइकोलॉजिस्ट हैज़ एक्सपेंडेड इनटू न्यूमरस स्पेशलाइज्ड एरिया इंक्लूडिंग जिसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड मैनी मोर आ जाते हैं। हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी और फोरेंसिक आ जाती है हमारे पास, बहुत सारी फर्दर जो आजकल स्पेशलाइजेशन आ गई है साइकोलॉजी के अंदर, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखने को मिली हैं। दिस एरिया अप्लाइज वेरियस साइंटिफिक मेथड एंड थियरीज टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यहाँ पे आप सब हमने जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया उनमें जो मेजर और मेन और कॉमन चीज़ है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना है। दो ही चीज़ों को स्टडी कर रही है साइकोलॉजी, वो है कि ह्यूमन बिहेवियर को, और दूसरा जो है वो माइंड यानी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी कर रही है। तो बेसिकली साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो ये थी इसके कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स और साइकोलॉजी की डेफिनेशन, और जितनी भी टाइमलाइन थी उनके लिहाज से इनके जितने भी साइकोलॉजी के अंदर नए नए कंसेप्ट आए हैं उनको मैंने टाइमलाइन के लिहाज से डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।